सब्जेक्ट एस्टीमेट। तो आज हमारी ऑब्जेक्टिव क्लास सेकंड है जिसका टॉपिक है एनालिसिस ऑफ रेट। एनालिसिस ऑफ रेट क्या है? ये आपका थ्योरी एग्जाम में भी अपना वेटेज रखता है और ऑब्जेक्टिव में भी इसका अपना एक वेटेज है। तो जैसे हमने पहले भी बताया है कि आप जब ऑब्जेक्टिव करते हैं तो यदि आप ऑब्जेक्टिव्स को सीरीज बाय सीरीज कर रहे हैं कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लिया, उसके साथ आपको 4 ऑप्शन मिले और आपने वहां से टिक कर लिया कि ये आंसर सही है, या फिर आंसर से देख के आप प्रैक्टिस बाय प्रैक्टिस उसको 2-3 बार किए, तब आपको वो क्वेश्चन आंसर याद हो जाएगा। बट होता क्या है, वही क्वेश्चन जब आपके एग्जाम में आता है तो एग्जाम टाइमिंग पर आपके माइंड ने उस टाइम वही चारों ऑप्शन रीड किए थे, आपने आंसर टिक कर लिया, बट आपके माइंड ने उन 4 ऑप्शनों को रीड कर लिया था। तो वहाँ प्रॉब्लम क्या हो जाता है, जब आप लगाने बैठते हैं सही आंसर तो आपके माइंड में कहीं ना कहीं डाउट बैठ जाता है कि ये आंसर सही था या ये आंसर सही था, और वहाँ आपका चांसेस 50-50% का हो जाता है। लेकिन उसी जगह पर अगर आपने थ्योरी को रीड किया है तो थ्योरी में आपको सिर्फ जो आंसर था आपके माइंड ने उसी को रीड किया, तो वहाँ क्या है, आपके जो आंसर का श्योरिटी है वो 100% हो जाती है। इसलिए जितना हो सकता है आप थ्योरी पर ऑब्जेक्टिव करते हैं तो वो ज़्यादा बेटर होगा, 100% आपको श्योरिटी देगा। और जब ऑप्शंस को आप प्रैक्टिस लिए और नहीं लगाते हैं तो वो आपको 50-50% चांस देता है। तो हम अपना एनालिसिस ऑफ रेट देखते हैं। एनालिसिस ऑफ रेट क्या होता है, इसको हिंदी में बोलते हैं दर विश्लेषण। हिंदी में बोला जाता है इसे दर विश्लेषण। तो किसी निर्माण कार्य पर किसी एक आइटम की लागत रेट पर यूनिट ज्ञात करने की प्रक्रिया को हम एनालिसिस ऑफ रेट कहते हैं। आपका निर्माण कार्य है, कोई प्रोजेक्ट वर्क है, तो प्रोजेक्ट वर्क पर क्या होता है, कई सारे हम वर्क्स करते हैं, जैसे कि प्लास्टर का वर्क कर रहे हैं, चिनाई का काम कर रहे हैं, मिट्टी खुदाई का कार्य हो रहा है, तो वो अपने आप में एक आइटम होता है। अगर मिट्टी का काम हो रहा है तो मिट्टी कार्य क्या है, अपने आप में एक आइटम है। तो उस आइटम वर्क की रेट पर यूनिट, मतलब कि एक काम को करने में कितनी लागत लगी, उसको ज्ञात करने की विधि को हम दर विश्लेषण कहते हैं, जिसमें आवश्यक मटेरियल और लेबर की कॉस्ट को आधार माना जाता है। जिसमें आइटम वर्क के लिए आवश्यक लेबर और मटेरियल को क्या माना जाता है, आधार माना जाता है, इनकी लागत को और इनकी मात्रा को। मतलब कि किसी कार्य में अभी तक हम क्वांटिटी ऑफ मटेरियल ज्ञात करते थे कि इतनी मटेरियल लग रही है, पर आपकी जो एक्चुअल लागत आती है वो किस पर आती है, आपने प्लास्टर का काम किया, उसमें सीमेंट लगा, बालू लगा, जो भी लगा, उसके साथ मटेरियल के साथ मजदूर भी तो लगे थे। तो इन लेबर की कॉस्ट को ऐड करके मटेरियल और लेबर जो रेट निकलती है पर यूनिट, उसको हम बोलते हैं एनालिसिस ऑफ रेट। एनालिसिस ऑफ रेट जो है उससे हम कौन कौन सा डाटा कलेक्ट कर सकते हैं, तो एनालिसिस ऑफ रेट से हम यूनिट रेट ऑफ आइटम वर्क कलेक्ट कर सकते हैं, मतलब कि उस कार्य की यूनिट रेट। यूनिट रेट से मतलब होता है इकाई में उसकी लागत। अगर आपका 10 क्यूबिक मीटर की कार्य हो रहा था प्लास्टर का, तो जिस पर रेट आई आपकी 3000, तो अब प्रति क्यूबिक मीटर मतलब 1 क्यूबिक मीटर की लागत कितनी आ गई, 300 रुपये। आपने ये ज्ञात कर दी कि पर क्यूबिक मीटर कितनी लागत आ रही है उस आइटम वर्क की। सेकंड है आपका क्वांटिटी एंड कॉस्ट ऑफ मटेरियल। हम एनालिसिस ऑफ रेट के द्वारा मटेरियल की मात्रा और उसकी लागत दोनों ही ज्ञात कर सकते हैं कि हमारे किस कार्य में कितनी सामग्री यूज हो रही है। सामग्री मतलब सीमेंट जो भी है, सैंड है, या फिर लकड़ी है तो लकड़ी, इस्पात, जो भी आपका मटेरियल यूज हो रहा है उसकी मात्रा और लागत। थर्ड आप ज्ञात कर सकते हैं क्वांटिटी एंड कॉस्ट ऑफ लेबर। इसका मतलब आपके जो कार्य को, उस कार्य को, स्पेशल कार्य को करने के लिए जो मजदूर, जितने उनके नंबर ऑफ लेबर यूज हो रहा है, जितने मजदूर वहां पर चाहिए और उनकी मजदूरी, दोनों को हम क्या है ज्ञात कर सकते हैं। फोर्थ हम ज्ञात कर सकते हैं कंप्लीशन टाइम ऑफ आइटम वर्क, मतलब कि उस कार्य को समाप्त करने में कितना समय लगेगा, ये भी हमें एनालिसिस ऑफ रेट से पता चल जाता है। और नेक्स्ट हमें पता चलता है कॉन्ट्रैक्टर्स प्रॉफिट, ठेकेदार का प्रॉफिट कितना है हमारे उस कार्य के लिए। तो ये जो डाटा है ये हम एनालिसिस ऑफ रेट से ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ से जो क्वेश्चन है
एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपका यहाँ से बनता है, एनालिसिस ऑफ रेट से आप क्या समझते हैं? तो एनालिसिस ऑफ रेट क्या है? रेट पर यूनिट ज्ञात करने की विधि किसी स्पेशल आइटम की, किसी एक स्पेशल आइटम वर्क की, जिसमें बेस क्या होता है? आधार, मटेरियल एंड लेबर। और एनालिसिस ऑफ रेट से हम क्या क्या ज्ञात कर सकते हैं? उस आइटम वर्क की रेट ज्ञात कर सकते हैं, मटेरियल की क्वांटिटी एंड कॉस्ट, लेबर की मात्रा और लागत, उसका कंप्लीशन टाइम और ठेकेदार का लाभ ज्ञात कर सकते हैं। तो ये ऑब्जेक्टिव्स के लिए ही है कि हम इससे क्या क्या ज्ञात कर सकते हैं। अब देखते हैं इसके फैक्टर, फैक्टर अफेक्टिंग एनालिसिस ऑफ रेट। Affecting analysis of rate. एनालिसिस ऑफ रेट को कौन कौन से फैक्टर हैं, कारक हैं जो प्रभावित करते हैं, मतलब कि उस आइटम की रेट को फेरबदल कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं या कम कर सकते हैं। तो फैक्टर क्या है आपके? क्वांटिटी एंड क्वालिटी, क्वालिटी ऑफ मटेरियल एंड देयर कॉस्ट। इससे मतलब क्या है? सामग्री की मात्रा और उसकी क्वालिटी, मतलब कि वो किस क्वालिटी की है, फर्स्ट क्लास है, सेकंड क्लास है, थर्ड क्लास है, वो किसको अफेक्ट करेगी? सीधे सीधे रेट को इफेक्ट करेगी। जैसी उसकी मात्रा होगी, जितनी मात्रा हम यूज कर रहे हैं या फिर जिस क्वालिटी की हम यूज कर रहे हैं, वो रेट को प्रभावित करेगी डायरेक्ट। दूसरा आपका प्रभावित करता है प्रोपोर्शन ऑफ मोटर, मसाले का अनुपात। आप मसाले का अनुपात क्या ले रहे हैं? अगर आप 1:3 का मसाला ले रहे हैं, आप 1:8 का मसाला ले रहे हैं, तो इससे क्या है? आपकी सीधी सीधी रेट प्रभावित होगी। 1:8 में क्या है आपका? एक सीमेंट में आप 8 बालू डाल रहे हैं तो आपकी कॉस्ट क्या होगी? कम हो गई। 1:3 डाल रहे हैं तो आपकी कॉस्ट बढ़ रही है। तो प्रोपोर्शन ऑफ मोटर डायरेक्ट इफेक्ट करता है हमारी एनालिसिस ऑफ रेट को। थर्ड इफेक्ट करता है स्पेसिफिकेशन ऑफ वर्क। स्पेसिफिकेशन ऑफ वर्क से मतलब है कार्य करने का तरीका क्या है, हमारी इसकी विशिष्टियां क्या है, आपने क्या क्या विशिष्टियां उस वर्क की रखी हुई है, वो भी आपके इफेक्ट करती हैं एनालिसिस ऑफ रेट को। फोर्थ आपका इफेक्ट करता है नंबर ऑफ लेबर एंड देयर कॉस्ट। मजदूरों की संख्या कितनी है फिर उस काम को करने के लिए, और उनकी मजदूरी कितनी है, वो डायरेक्ट इफेक्ट करेगी हमारी रेट को। और नेक्स्ट आपका इफेक्ट करेगा कॉन्ट्रैक्टर प्रॉफिट, कॉन्ट्रैक्टर प्रॉफिट। ठेकेदार का लाभ कितना है, वो कितना लाभ अपना ले रहा है, ठेका ले रहा है। लोकेशन ऑफ साइट एंड वाटर एबिलिटी। आपकी जो साइट है जहाँ पर कार्य हो रहा है उसकी लोकेशन क्या है, वो शहर से कितनी दूर है, वहां पर पानी की व्यवस्था है कि नहीं, बिजली की व्यवस्था है कि नहीं, ये भी आपके डायरेक्ट इफेक्ट करते हैं हमारी एनालिसिस ऑफ रेट को। अगर वहाँ पानी की व्यवस्था नहीं है तो आपको पानी का टैंकर मंगाना पड़ेगा, बिजली नहीं है तो आपको वहां पर बिजली की सेटलमेंट करना पड़ेगा, तो उससे क्या हमारी रेट इफेक्ट होगी। नेक्स्ट आपका है ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन से मतलब है
आपके ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मटेरियल कर लीजिए, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मटेरियल मतलब कि आपकी जो सामग्री है कहाँ से, सीमेंट आना है, आपका बालू आना है, तो वो कहाँ से, बाहर से आता है, स्टोरेज से या फिर शॉप से, मार्केट से। तो जब ट्रांसपोर्टेशन है वो हमारा इफेक्ट करता है एनालिसिस ऑफ रेट को, तब यदि आपके जो सामग्री है वो 8 किलोमीटर दूर से आ रही है, 8 किलोमीटर दूर से, अगर आपकी सामग्री आपकी साइड से या फिर जहां से मटेरियल आ रहा है, चाहे बालू हो, चाहे सीमेंट हो, चाहे गिट्टी हो, अगर वो 8 किलोमीटर दूर से आ रहा है तो ट्रांसपोर्टेशन चार्ज ऐड होगा, ट्रांसपोर्टेशन चार्ज ऐड होगा। और यदि 8 किलोमीटर के अंदर से है तो कोई भी ट्रांसपोर्टेशन चार्ज आपको नहीं देना होगा, यदि आपका जो मटेरियल है वो 8 किलोमीटर अंदर से आ रहा है। तो ऑब्जेक्टिव में आपका जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो ये है, यदि 8 किलोमीटर दूर से आ रही है हमारी मटेरियल तो ट्रांसपोर्टेशन चार्ज ऐड होगा, और 8 किलोमीटर से कम है तो कोई ट्रांसपोर्टेशन चार्ज नहीं लगेगा। ये ऑब्जेक्टिव के लिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि इतनी दूर से ये आती है। तो ये कुछ फैक्टर्स हैं जो एनालिसिस ऑफ रेट को इफेक्ट करते हैं। अब क्वेश्चन कैसा बन सकता है ऑब्जेक्टिव में, कौन कौन से कारक हमारे एनालिसिस ऑफ रेट को इफेक्ट करते हैं, प्रभावित करते हैं। तो वहां हो सकता है कोई ये 4 ऑप्शन दिए गए हो आपको, 1 2 3 4, ये 4 ऑप्शन दिए गए हो सकता है ये 4 दिए गए हो, या एक ही दिया गया हो, 4 दिए गए हो, 3 दिए गए हो। तो आपको अगर ये पता है तो आप वहां पे ऑल ऑफ दी अबव भी कर सकते हो, कोई एक दिया है तो आप उसको टिक कर सकते हैं, इनमें से भी कोई एक। तो इस तरीके से हम फैक्टर्स को निकाल सकते हैं। अब हम देखते हैं SOR क्या होता है एनालिसिस ऑफ रेट में। ये आपको काफी जगह मिलेगा SOR, इसका फुल फॉर्म होता है शेड्यूल ऑफ रेट, शेड्यूल ऑफ रेट। SOR होता क्या है, तो SOR एक बुक है, किसकी, आइटम वर्क की, आइटम वर्क की रेट, आइटम वर्क की जो रेट होती है वो प्रिंटेड फॉर्म में बुक के रूप में होती है, जिसे SOR कहते हैं। अभी हमने एनालिसिस ऑफ रेट में देखा कि हमें लेबर की रेट निकालनी है और मटेरियल की रेट निकालनी है, तो ये रेट हमें कहाँ से पता चलती है, तो हम पहले भी हमें पता है ये किस किस से पता चलती है, या तो आप मार्केट रेट ले सकते हैं एस्टिमेट के लिए, या फिर कोई पुराना ले सकते हैं, मान सकते हैं, या SOR से निकाल सकते हैं। तो SOR क्या है, PWD द्वारा, जो हमारी PWD होती है पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट, उसके द्वारा एक प्रिंटेड बुक होती है जिसमें साल के जितने भी मटेरियल जो भी कंस्ट्रक्शन साइट पे यूज हो रहे हैं उनकी कॉस्ट दी होती है, प्रिंट होती है। तो ये ईयरली चेंज होती रहती है, 11-12 के लिए, 20-21 के लिए, 18-19 के लिए ईयरली SOR होता है जो बनाया जाता है डिपार्टमेंट की तरफ से, जिसके थ्रू डिपार्टमेंट में कोई भी एस्टीमेट बनता है तो उसकी जो रेट है वो हम SOR से लेते हैं, शेड्यूल ऑफ रेट से। तो अगर प्रिंटेड बुक की बात करें क्वेश्चन में कि आइटम वर्क की रेट प्रिंटेड फॉर्म में बुक के रूप में होती है, उसको क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, SOR कहते हैं, शेड्यूल ऑफ रेट। ये किताब है जिसके अंदर क्या होता है, हमारी जितना भी कंस्ट्रक्शन पे जो भी मटेरियल यूज होता है, मटेरियल कॉस्ट दी गई होती है। अब मटेरियल में आपका सीमेंट से लेके, गिट्टी से लेके, पिन, लकड़ी, लोहा, जो भी कुछ यूज हो रहा है, पाइप यूज हो रहा है, जितना भी एक कंस्ट्रक्शन सिविल निर्माण कार्य में जो भी सामग्री यूज होती है, उन्हीं सबकी कॉस्ट आपकी SOR में दी होती है। दूसरा इसके अंदर प्रिंटेड होती है लेबर कॉस्ट, लेबर कॉस्ट। अब लेबर किस तरीके की हो सकती है, जैसे कि आपका हेड मर्सन है,
हेड मैसन है, तो हेड मैसन की आपको पर डे की कॉस्ट दी होगी। मान लीजिए आपकी ये 380 पर डे दी हुई है SOR में। हेड मैसन मतलब राजमिस्त्री, जो मिस्त्री के ऊपर राजमिस्त्री होता है उसको हेड मैसन बोलते हैं, राजमिस्त्री को। दूसरा आपको इसी में दी होती है मैसन, मिस्त्री की। तो मिस्त्री की मान लीजिए आप 350 पर डे दे रखी होगी उसमें। ये ओल्ड डाटा है, अभी न्यू डाटा नहीं है। और इसमें क्या हो सकता है, आपका लोहार आता है, ब्लैक स्मिथ, 200 रुपये पर डे। आपका कारपेंटर होता है, और कौन कौन होता है, कारपेंटर हुआ, पेंटर हुआ, ये सब जो भी यूज होते हैं। फिटर है आपका, इलेक्ट्रीशियन, फिटर है, इलेक्ट्रीशियन है, बिजली लगाने वाला, बिजली की फिटिंग करने वाला, इन सबके रेट आपके SOR में दिए गए हैं। लेबर में ये सभी आते हैं, और मजदूर जो भी है, कुली का, भिस्ती का, सबका प्राइस इसमें अलग अलग दिया होता है SOR के अंदर। इसके साथ ही इसमें दिया होता है थर्ड आपका टूल एंड प्लांट्स। ये लेबर कॉस्ट थी, और टूल्स एंड प्लांट कॉस्ट। टूल एंड प्लांट कॉस्ट से मतलब है जो भी सिविल में यूज होते हैं टूल्स, उपकरण, जो भी आपके उपकरण यूज होते हैं, इक्विपमेंट्स यूज होते हैं, उन सबका कॉस्ट भी हमारा SOR के अंदर दिया होता है। जैसे आपका रोलर है तो पर डे उसका किराया कितना होगा, या फिर मिक्सर है, कंक्रीट मिक्सर, तो उसका पर डे का किराया कितना होगा, उन सब की कॉस्ट आपकी टूल्स एंड प्लांट्स की SOR में दी होती है। तो SOR अपने आप में बहुत बड़ा एस्टीमेट के लिए रोल रखती है। तो SOR से सिर्फ यही पूछा जाता है कि SOR क्या होता है, तो सेंट्रल ऑफ रेट होता है। अब हम किसी एक का एनालिसिस निकाल के देखते हैं। आइटम की बात करें तो एनालिसिस ऑफ रेट हम अपना फाउंडेशन से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला हमारा जो कार्य होता है, कोई भी सिविल निर्माण कार्य हो, तो सबसे पहला कार्य क्या होता है हमारा, अर्थवर्क, मतलब मिट्टी का कार्य है। सबसे पहले मिट्टी का कार्य किया जाता है। तो हम अर्थवर्क को देखते हैं कि अर्थवर्क कैसे होता है। तो अर्थवर्क किस में होता है आपका, या तो कटिंग में होता है, या फिर फिलिंग में होता है। मिट्टी का कार्य या तो खुदाई होती है या उसकी भराव होता है। तो ये कटिंग में समझ लीजिए, और ये फिलिंग में। तो इसमें कुछ कंडीशंस होती है एनालिसिस ऑफ रेट में। जैसे हमारी फर्स्ट कंडीशन है, यदि आप मिट्टी की खुदाई कर रहे हैं, किसी मजदूर ने मिट्टी की खुदाई की और उसको 1.5 मीटर गहराई तक लिफ्ट किया, उठाया, लिफ्ट करने के बाद 30 मीटर दूरी तक उसको डाला, तो इसका कोई चार्ज नहीं लगता है। 30 मीटर लीड तक का और 1.5 मीटर लिफ्ट तक का कोई चार्ज नहीं लगता है। अर्थवर्क में 1.5 मीटर लिफ्ट व 30 मीटर लीड तक के लिए कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लगता। अब ये लीड एंड लिफ्ट है क्या, तो लिफ्ट यहीं से समझ में आ गया। आपका क्वेश्चन ये बनता है इम्पोर्टेंट, लिफ्ट, लिफ्ट कितनी होती है 1.5 मीटर तक, लीड कितनी होती है 30 मीटर तक। लिफ्ट क्या है, ये एक वर्टिकल डिस्टेंस है। क्या है, वर्टिकल डिस्टेंस।
और लीड क्या है आपका? हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, क्षैतिज दूरी। तो पूछा जाता है मृदा कार्य में लीड कितनी ली जाती है? कितनी ली जाती है? 30 मीटर। या लीड से आप क्या समझते हैं? तो क्षैतिज दूरी 30 मीटर तक की क्षैतिज दूरी। लिफ्ट क्या कितनी ली जाती है? 1.5 मीटर ऊर्ध्वाधर। मतलब कि हमने मिट्टी को अगर 1.5 मीटर गहराई से उठाया है मजदूर ने, तो उसको कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं दिया जाएगा। और 30 मीटर दूरी तक वो उसको फेंक के आ रहा है या फिर डाल रहा है साइड से, तो भी उसको कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं होगा। लेकिन यदि वो 30 मीटर से अधिक दूरी तक फेंकने जा रहा है, तो उसको उसका एक्स्ट्रा चार्ज दिया जाएगा, मजदूरी दी जाएगी। या कहें 1.5 मीटर से ज्यादा गहरी खाई से वो मिट्टी को बाहर निकाल रहा है, तो उसके लिए उसको एक्स्ट्रा चार्ज पे करना होगा। लेकिन लीड के साथ क्या है? सीपीडब्ल्यूडी ने लीड के लिए वैल्यू 50 मीटर रख रखी है। सेंट्रल पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट ने सीपीडब्ल्यूडी के लिए लीड की वैल्यू 50 मीटर होती है। वो 50 मीटर तक पे नहीं करता है, 50 मीटर से अधिक दूरी के लिए पे करता है। लेकिन जो नॉर्मल पीडब्ल्यूडी होती है और नॉर्मल वर्क्स होते हैं, वहां पर ये 30 मीटर होती है पे के लिए। तो लीड एंड लिफ्ट ये आपके दोनों ही इम्पोर्टेंट है ऑब्जेक्टिव के लिए। और सीपीडब्ल्यूडी ने कितनी दूरी रखी लीड की? 50 मीटर। ये आपका पहला अर्थवर्क की कंडीशन है। दूसरी जो कंडीशन है वो ये है कि जब अर्थवर्क 30 सेंटीमीटर गहराई तक के लिए किया जाता है, तो इसे सरफेस एक्सकेवेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? सरफेस एक्सकेवेशन, सतही खुदाई। जिसकी यूनिट क्या होती है? जिसकी यूनिट स्क्वायर मीटर होती है। अभी तक आपने देखा था अर्थवर्क की यूनिट हम क्या लेते थे? क्यूबिक मीटर, मतलब इसकी लंबाई, चौड़ाई और गहराई। लेकिन यदि अर्थवर्क सिर्फ हमने इतना ही खोदा, 30 सेंटीमीटर तक का ही खोदा है हमने, ये, तो क्या होगा? हमने सिर्फ इतना खोदा है, तब हम इसको स्क्वायर मीटर मान के चलेंगे। मतलब कि इस 30 सेंटीमीटर गहराई को हम नेग्लेक्ट कर देंगे। तो क्वेश्चन ये है कि जब अर्थवर्क 30 सेंटीमीटर तक की गहराई के लिए किया जाता है, तो उसे क्या कहते हैं? मिट्टी की खुदाई 30 सेंटीमीटर तक की जाती है, तो ऐसी खुदाई को हम सरफेस एक्सकेवेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? सरफेस एक्सकेवेशन। और इसकी यूनिट क्या होती है? स्क्वायर मीटर। तो यहाँ से दो क्वेश्चन है। 30 सेंटीमीटर तक की गहराई के लिए उसको बोलते हैं सरफेस एक्सपेंशन, और 30 सेंटीमीटर तक की गहराई की जा रही है तो उसकी यूनिट क्या होगी? अर्थवर्क की स्क्वायर मीटर। और यदि 30 सेंटीमीटर से अधिक है तो क्या होगी? 30 सेंटीमीटर से अधिक है तो इसे एक्सकेवेशन इन ट्रेंच कहते हैं। एक्सकेवेशन इन ट्रेंच मतलब कि खाई में खुदाई। ट्रेंच से मतलब है खाई, तो इसे एक्सकेवेशन इन ट्रेंच कहते हैं, जिसकी यूनिट क्या होगी? आपकी क्यूबिक मीटर। तो यही याद रखना है, 30 सेंटीमीटर तक की गहराई या इससे कम है तो उसकी यूनिट स्क्वायर मीटर होगी। थर्ड आपकी कंडीशन बनती है, इसमें एक और पॉइंट है, जब जल ग्रेशन मृदा में कार्य किया जाता है तो तख्ताबंदी मतलब कि फॉर्म वर्क
वाटर पाइपिंग के वर्क को अलग से जोड़ा जाता है, अलग से जोड़ा जाता है। अगर आपकी मिट्टी ऐसी है जहाँ पे पानी भरा हुआ है या वो गीली है, पानी भरा वाली जगह है, तो वहां पर क्या करेंगे, आप जब खोदेंगे, आप खोदते चल रहे हैं तो ये गीली मिट्टी क्या होगी, गिरती चलेगी। तो उसके लिए क्या है, हमें अपनी खाई में यहाँ पर तख्ते लगाने पड़ते हैं ताकि हमारे ये सपोर्ट बना रहे। अगर आपको इसे पाइपलाइन बिछानी है या फिर इसके अंदर वर्क करना है तो हमें जितना हमने खोदा है इसको सपोर्ट रखने के लिए साइड से तख्ते लगा दिए जाते हैं। तो इनका जो वर्क है वो हम ऐड अलग से करते हैं। और कभी कभी क्या होता है कि इसके अंदर के पानी को आपको बाहर निकालना होता है, तो उसके लिए जो वाटर पाइपिंग यूज की गई है उसको भी हम अलग से ऐड करेंगे। तो ये अर्थवर्क में कंडीशंस हैं जिस पर क्वेश्चन काफी अच्छे आते हैं ऑब्जेक्टिव के लिए। अब देखते हैं अर्थवर्क के लिए एनालिसिस ऑफ रेट कैसे बनाते हैं। अगर आपका अर्थवर्क है तो आप एनालिसिस ऑफ रेट कैसे निकालेंगे। इसको भी हम टेबुलर फॉर्म में लेते हैं, टेबुलर फॉर्म में, ठीक है। तो अर्थवर्क इन एक्सकेवेशन इन ऑर्डिनरी सॉइल, मतलब कि साधारण मिट्टी में अगर मिट्टी खुदाई का कार्य कर रहे हैं तो उसके लिए कितना एनालिसिस ऑफ रेट होगा। तो अर्थवर्क का काम है, अर्थवर्क में क्या होता है, इसको हम टेबुलर फॉर्म में देख लेते हैं। सीरियल नंबर, रेट पर यूनिट एंड टोटल कॉस्ट, अमाउंट। तो अर्थवर्क में हमने कहा एनालिसिस ऑफ रेट के लिए हमें किसकी जरूरत होती है, मटेरियल की एंड लेबर की। हम क्या निकालते हैं, मटेरियल एंड लेबर कॉस्ट। अब अर्थवर्क का निकालना है एनालिसिस ऑफ रेट। तो अर्थवर्क में मिट्टी की खुदाई में क्या कोई मटेरियल यूज होता है, अलग से आपको सीमेंट, मिट्टी की खुदाई का काम चल रहा है, आपको ना सीमेंट चाहिए, ना ईंट चाहिए, ना गिट्टी चाहिए, आपको कोई मटेरियल नहीं चाहिए। तो यहाँ पे जो मटेरियल वाला ऑप्शन है वो यूज ही नहीं होगा। लेकिन हमें मिट्टी खोदने के लिए क्या चाहिए, लेबर चाहिए। तो यहाँ पर हम क्या लेंगे, लेबर। अगर आप 1 क्यूबिक मीटर एरिया में मिट्टी खुदाई कर रहे हैं तो हम लेबर की मात्रा निकालते हैं, क्योंकि इसमें मटेरियल यूज नहीं होता है। तो आपका हाफ हेडमेसन यूज होगा और आपके 4 मजदूर यूज होंगे। हाफ हेडमेसन रेट पर यूनिट 380 थी इसकी एक दिन की, 4 मजदूर की आप 250 रख लीजिए, 200 रख लीजिए। तो क्या हुआ, हाफ का मतलब क्या है, आधा राजमिस्त्री। राजमिस्त्री को आधा काटना नहीं है, मतलब कि वो पूरे दिन की जगह आधे दिन का काम नहीं करेगा। राजमिस्त्री का काम क्या होता है, ये देखने से काम ठीक से हो रहा है कि नहीं। तो 1 घंटे के लिए, 2 घंटे के लिए, जितने घंटे के लिए आता है उसके अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, हाफ हेडमेसन या 1/4 हेडमेसन, इस तरीके से हम उसको लिख लेते हैं। उसकी कॉस्ट के लिए जितनी देर के लिए वो आएगा उतना ही उसको पे करना है। तो हाफ हेडमेसन का पे कितना हो गया, 150, 190। चार मजदूर लगे हैं मिट्टी ढोने के लिए और उसकी खुदाई करने के लिए, तो कितना हो गया, 800। अब इसका हम टोटल कर लेंगे, 990। अब इसमें क्या करते हैं हम, जो हमारी टोटल कॉस्ट आई इसके अंदर ऐड कर देंगे। यहाँ आप ऐड, या तो हम क्या करते हैं, वाटर चार्ज ऐड करते हैं, ऐड करते हैं हम वाटर चार्ज, और वाटर चार्ज कितना करते हैं, 1.5% और कॉन्ट्रैक्टर प्रॉफिट।
10%। इन दोनों को ऐड करके जो भी हमारी टोटल कॉस्ट आएगी वो क्या होगी हमारी एनालिसिस ऑफ रेट, जिसमें हम क्या करेंगे रेट पर क्यूबिक मीटर निकालना है, प्रति क्यूबिक मीटर। तो ये क्यूबिक मीटर की रेट आई है, यहाँ पर आपकी इसकी टोटल अमाउंट आ जाएगा एनालिसिस ऑफ रेट का। तो इस तरीके से हम अर्थवर्क का भी कर सकते हैं, प्लास्टरिंग का भी कर सकते हैं, चिनाई का कर सकते हैं, कोई भी एनालिसिस ऑफ रेट हम इस तरीके से निकाल सकते हैं। तो हम देखते हैं आगे कैसे निकालते हैं। तो ये जो लेबर रिक्वायर्ड फॉर डिफरेंट वर्क्स, मतलब कि कुछ काम के लिए जो रिक्वायर्ड लेबर है वो कैसे होती है। तो इस पर क्वेश्चन आता है सीधे सीधे, आपको ऐसे क्वेश्चन आएगा कि यदि किसी नींव या खाई में खुदाई का कार्य हो रहा है, इन ऑर्डिनरी सॉइल, साधारण मृदा की खुदाई का कार्य होता है, इंक्लूडिंग डिस्पोजल अप टू 30 मीटर लेट एंड 1.5 मीटर लिफ्ट, मतलब 30 मीटर 36 ले जाने तक और 1.5 मीटर उठाने तक के खुदाई के मिट्टी कार्य में कितनी लेबर यूज होगी। तो कितनी यूज होगी, 5 बेलदार और 4 मजदूर। कितने एरिया के लिए, कितने कार्य के लिए, 28.30 क्यूबिक मीटर मृदा कार्य के लिए। इतने मृदा कार्य के लिए आपको 5 बेलदार और 4 मजदूर चाहिए मिट्टी की खुदाई करने के लिए, जिसमें आपका 30 मीटर लीड मजदूर जो है वो 30 मीटर दूरी तक लेके जाएगा और 1.5 मीटर मिट्टी को उठाएगा, ये इंक्लूड होगा। तो ये पॉइंट आपको ऐसे ही रिमेम्बर रखने हैं कि इसके लिए कितने मजदूरों की आवश्यकता होगी। ऑप्शन में ये पूछा जाएगा 5 बेलदार 4 मजदूर, 10 बेलदार 4 मजदूर, इस तरीके से ऑप्शन दिए होंगे, तो आपको ये ऑप्शन टिक करने हैं। दूसरा इसमें आपसे पूछ सकता है रीफिलिंग अर्थवर्क इन फाउंडेशन ट्रेंचेस एक्सेट्रा इंक्लूडिंग कंसोलिडेशन 15 सेंटीमीटर लेयर, मतलब कि आप उसको दोबारा भर रहे हो, अगर किसी खाई को या नींव को दोबारा भर रहे हो मिट्टी से, तो उसमें कितने लेबर की आवश्यकता होगी, इंक्लूडिंग कंसोलिडेशन 15 सेंटीमीटर। कंसोलिडेशन मतलब कि आप मिट्टी भर रहे हो तो आपको उसको ठोकना भी होगा, उसको टाइट करना होगा। तो 15 सेंटीमीटर की जो लेयर है आप उसको ठोक भी रहे हो, तो कितना होगा, 3 बेलदार 2 मजदूर, हाफ बिस्ती। भिस्ती होता है आपका पानी लाने वाला जो होता है, जो पानी का काम करता है, वो होता है आपका भिस्ती। तो 28.30 क्यूबिक मीटर, इसी मात्रा के लिए आपको ये मात्रा चाहिए मजदूरों की। थर्ड है आपका डिस्पोजल ऑफ सरप्लस अर्थ विथ। सरप्लस अर्थ से मतलब होता है कि जब आपने मिट्टी खुदाई का कार्य हो रहा था तो वहां पे क्या होता है, आसपास जो मिट्टी है वो गिर जाती है, तो उसको आपको साफ करने के लिए चाहिए, आपको साफ करवानी पड़ेगी, तो उसको बोलते हैं बची हुई जो गिरी हुई जो मिट्टी होती है उसको सरप्लस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सरप्लस अर्थ, बची गिरी मिट्टी को। उसको क्लीन करने के लिए हमें सिर्फ एक मजदूर की आवश्यकता होती है, जो कि 2.83 क्यूबिक मीटर तक क्लीन कर सकता है विद 30 मीटर लीड एंड 1.5 मीटर लिफ्ट। तो ये क्वेश्चन एक्यूरेट ऐसे के ऐसे ही पुट होके आएंगे, इसमें कोई चेंजेस नहीं होगा। अगर ये आते हैं तो सिर्फ आपको क्वांटिटी बतानी होगी। और यहाँ से एक क्वेश्चन और बनता है अर्थवर्क, मृदा का कार्य एक दिन में कितना हो सकता है, 28.30 क्यूबिक मीटर। ये पॉइंट और बनता है आपका कि मृदा कार्य एक दिन में कितना हो सकता है, 28.30 क्यूबिक मीटर, जिसमें आवश्यक मजदूरों की संख्या ये है। अगर खुदाई का कार्य हो रहा है तो 5 बेलदार 4 मजदूर, अगर आप उसको दोबारा रीफिल कर रहे हो, दोबारा भर रहे हो, तो क्या 3 बेलदार 2 मजदूर और हाफ भिस्ती। भिस्ती इससे चाहिए कि जब हम मिट्टी को भरते हैं तो थोड़ा सा उसमें पानी का छिड़काव किया जाता है उसकी ठुकाई करने के लिए, जिसे कंसोलिडेशन कहते हैं, ठोकते हैं जो। तो कितनी देर तक ठोक रहे हैं, 15 सेंटीमीटर देर तक। अब ये भी क्वेश्चन हो सकता है कि कंसोलिडेशन रीफिलिंग में कितनी देर तक करते हैं, तो 15 सेंटीमीटर लेयर तक। सरप्लस अर्थ जो है उसके लिए कितने मजदूर चाहिए, एक मजदूर चाहिए। सरप्लस अर्थ का मतलब बची हुई जो आसपास की मिट्टी होती है वो। तो ये लेबर रिक्वायर्ड थी अर्थवर्क के लिए, कौन कौन सी लेबर किस किस कार्य के लिए चाहिए। अभी तक हमने देखा कि लेबर तो हमें पता चल गया कि कैसे ज्ञात करते हैं, लेकिन एनालिसिस ऑफ रेट के लिए हमें मटेरियल की मात्रा भी ज्ञात करनी होती है। तो मटेरियल की जो मात्रा है वो आपका, अगर मटेरियल वर्क पर डिपेंड करता है कि आपका कार्य कौन सा हो रहा है। मिट्टी का काम था तो कोई मटेरियल यूज ही नहीं हो रहा था, चिनाई का काम होगा तो क्या यूज होगा, ईंट यूज होगी, सीमेंट यूज होगा, बालू यूज होगा,
और अगर आपका सीमेंट कंक्रीट का काम है तो सीमेंट चाहिए, सैंड चाहिए और क्या चाहिए, गिट्टी चाहिए। इसी तरीके से आरसीसी का होगा तो उसमें रेनफोर्समेंट इस्पात भी आपको और एक्स्ट्रा चाहिएगा। तो मटेरियल जो है वो कैसे ज्ञात करते हैं, तो मटेरियल क्वेश्चन में आपसे सीधे मटेरियल की मात्रा पूछी जाती है वर्क के अकॉर्डिंग। आपका जो सीमेंट कंक्रीट का वर्क है, किसका, सीमेंट कंक्रीट का, 10 क्यूबिक मीटर के लिए अगर कोई कार्य हो रहा है सीमेंट कंक्रीट का 10 क्यूबिक मीटर एरिया का, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई में, तो उसमें जो मात्रा है सामग्री की वो उसके प्रोपोर्शन के अकॉर्डिंग अलग अलग होगी। फर्स्ट ऑफ ऑल तो जो उसका प्रोपोर्शन होगा, जैसे कि हम सीमेंट कंक्रीट को किस में लेते हैं, ग्रेड में लेते हैं। तो M20 ग्रेड के लिए हमारा प्रोपोर्शन क्या होता है, 1:3। इसका मतलब क्या है, जैसे M15 है इसका प्रोपोर्शन है 1:2:4, मतलब सीमेंट, सैंड और ब्लास्ट मतलब गिट्टी। 1:2:4 का मतलब है 1 तसला सीमेंट, 2 तसला बालू, 4 तसला गिट्टी। या फिर वजन में कहो तो 1 का दुगना ये और 4 गुना ये। तो ये हमारे प्रोपोर्शन होते हैं। इससे क्या है, हमारे मटेरियल की मात्रा चेंज हो रही है। यहाँ पर 1:2:4 है मतलब 1 तसला सीमेंट है तो 2 तसला बालू है, लेकिन यहाँ क्या है, 1 तसला सीमेंट है तो 1.5 तसला बालू है। तो हमारे मटेरियल की जो क्वांटिटी है वो चेंज हो रही है प्रोपोर्शन के अकॉर्डिंग। तो आपको क्वेश्चन में डायरेक्ट पूछेगा M15 ग्रेड के लिए सीमेंट की मात्रा कितनी होती है, तो M15 ग्रेड के लिए सीमेंट की मात्रा कहाँ है, ये M15 ग्रेड का सीमेंट कंक्रीट का कार्य हो रहा है 10 क्यूबिक मीटर एरिया के लिए, तो उसमें कितने सीमेंट लगेगा, तो कितना लगेगा, 66 बैग। अब ये जो टेबल है इसको या तो आप डायरेक्ट यहीं से लर्न कर सकते हो कि M15 के लिए ग्लास गिट्टी कितनी यूज हो रही है, इतने क्यूबिक मीटर। आपको ऑप्शन में यही दिया गया होगा और आपको ये टिक करना है। चाहे वो 15 के लिए पूछ सकता है, 20 के लिए पूछ सकता है, 10 के लिए पूछ सकता है, किसी भी ग्रेड के लिए सीमेंट कंक्रीट का कार्य 10 क्यूबिक मीटर सीमेंट कंक्रीट का कार्य में आवश्यक सामग्री की मात्रा। तो सैंड की पूछे तो ये है, ब्लास्ट आपका अगर M20 की बात करता है तो ब्लास्ट आपका ये रहा, सीमेंट आपका कितना लग रहा है, 84 बैग लग रहे हैं। तो यहाँ से आप इसको ऐसी तरीके से, ये है सीमेंट मोर्टार फॉर ब्रिक वर्क फॉर 10 क्यूबिक मीटर, मतलब कि 10 क्यूबिक मीटर की कोई ईंट की चिनाई की दीवार है, उसमें जो सीमेंट मसाला है उसकी मात्रा पूछेगा। तो क्वेश्चन आएगा 10 क्यूबिक मीटर ब्रिक वर्क के लिए ईंट चिनाई कार्य में सीमेंट मसाले का आपको प्रोपोर्शन दिया गया होगा। क्या दिया गया होगा, सीमेंट मसाले का प्रोपोर्शन, मतलब 1:5 के मसाले में कितना सीमेंट खर्च हुआ। तो कितना सीमेंट खर्च हुआ 1:5 में, 15 बैग। तो ये क्वेश्चन डायरेक्ट यहाँ से इसी तरीके से बनते हैं कि 10 क्यूबिक मीटर 1 क्यूबिक मीटर के लिए भी पूछ सकता है। तो 1 क्यूबिक मीटर के लिए क्या हो जाएगा, 0.5 में आप 10 का डिवाइड कर दीजिए तो निकल आएगा आपका। और ब्रिक्स कैसे निकलेंगी, हमें पता है 1 क्यूबिक मीटर में कितनी ईंटें होती हैं, ये हम पहले ही निकाल चुके हैं। 1 क्यूबिक मीटर में 500 ईंटें होती हैं, तो 10 क्यूबिक मीटर में कितनी हो गई, 5000। कितनी हो गई है, 5000। तो यहाँ से आप इन वैल्यू को लर्न करेंगे, वो ज़्यादा डिफिकल्ट पड़ता है। अगर आप लर्न कर सकते हैं तो लर्न कर सकते हैं, वरना हम इनको फाउंड करना सीखते हैं कि इनको हम फाउंड कैसे कर सकते हैं। अगर आपको इनको निकालना आता है तो आपको इनको लर्न नहीं करना पड़ेगा, आप डायरेक्ट इनको फाउंड कर सकते हैं। तो हम देखते हैं कि हम कैसे इनकी मात्राओं को निकाल सकते हैं खुद बिना लर्न किए हुए। सबसे पहले हम देखते हैं सीमेंट कंक्रीट की मात्रा निकालना। किसकी, सीमेंट कंक्रीट की। अगर आपका सीमेंट कंक्रीट का कार्य हुआ है, आपने सीमेंट कंक्रीट की थी, तो उसमें कितना सीमेंट लगा, कितना बालू लगा और कितनी गिट्टी लगी। सीमेंट कंक्रीट किससे मिलकर बनती है, आपका पानी, वाटर, सीमेंट, सैंड और ग्लास से मिलकर। ये आप लोग जानते हैं। इसका मतलब सीमेंट कंक्रीट क्या है,
वाटर मिल गया मतलब एक गीली अवस्था की चीज है सीमेंट कंक्रीट, लेकिन हमें मात्रा किसकी निकालनी है? सूखा सीमेंट की, सूखे बालू की, सूखी गिट्टी की। हमें निकालना है ड्राई मटेरियल। तो अगर सीमेंट कंक्रीट क्यूबिक मीटर, 1 क्यूबिक मीटर के लिए आपको निकालना है, तो ड्राई मटेरियल कैसे निकालेंगे? तो ड्राई मटेरियल क्या होता है? यदि आपका कोई बर्तन है, और इसमें आपका सूखा मसाला, मतलब कि जो सूखा मसाला होता है, जब सीमेंट कंक्रीट को बनाया जाता है तो सूखा मसाला मिलाया जाता है, गिट्टी बालू और सीमेंट को पहले सूखा मिलाया जाता है, तो उसका आयतन अलग होता है। और जब उसमें पानी मिला दिया जाता है तो क्या होता है? अगर ये आपका सूखा मसाला था मिला हुआ ड्राई मटेरियल, आपने इसमें पानी मिला दिया, ऐड कर दिया, तो क्या होगा? ये मटेरियल नीचे बैठ जाएगा, इसका वॉल्यूम चेंज हो जाएगा। मतलब कि जो पहले ये वॉल्यूम था वेट क्या हो गया? ये हो गया। क्यों हो जाता है ऐसा? क्योंकि पानी की वजह से जो इनके बीच के वॉइड्स थे वो क्या हो गए? पास पास आ गए और आयतन हमारा घट गया। तो हम इसमें 1 क्यूबिक मीटर आयतन डायरेक्ट लेके मसाले को नहीं ज्ञात कर सकते कि सीमेंट का क्या होगा और सैंड का क्या होगा। उसके लिए हम क्या करते हैं? सूखा मसाला, गीले मिलावे का 50 से 55% बढ़ाकर लिया जाता है। मतलब कि जो ड्राई मोर्टार है उसका जो वॉल्यूम है वो हम जो गीले मिलावे का मोर्टार है उसके 50 से 55% और बढ़ाकर लेंगे। इसका मतलब जो ड्राई मोर्टार का वॉल्यूम निकलेगा, वॉल्यूम ऑफ ड्राई मोर्टार, ड्राई मोर्टार सूखा मसाले का आयतन। अगर 1 क्यूबिक मीटर की बात हो रही है तो वॉल्यूम ऑफ वेट मोर्टार, वॉल्यूम ऑफ वेट मोर्टार, गीले मिलावे का आयतन प्लस इतना हमें और बढ़ाना है, मतलब कि एड 52% ऑफ वेट मोर्टार। हम इन दोनों के बीच का एवरेज 52% ले लेते हैं, गीले मिलावे का 52% और उसमें ऐड करेंगे। वॉल्यूम ऑफ गीला मिलावे का वेट मोर्टार का वॉल्यूम कितना माना है हमने? 1 क्यूबिक मीटर। सीमेंट कंक्रीट की यूनिट क्या होती है? कंक्रीट की क्यूबिक मीटर, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ वेट मोर्टार कितना है? 1, प्लस में हमें ऐड करना है 52%। किसका? 1 का, गीले मिलावे का। तो 1 का हमें क्या करना है? 52% ऐड करना है। परसेंटेज इस तरीके से ऐड करेंगे तो ये क्या आ जाएगा? 1 प्लस 0.52 बराबर 1.52 क्यूबिक मीटर। जो हम अब क्वांटिटी ज्ञात करेंगे वो हम इसके लिए नहीं, इसके लिए ज्ञात करेंगे। तो इससे हमें क्या है? 1.52 से यहां से जो क्वेश्चन बनता है वो ये बनता है, 1 क्यूबिक मीटर तैयार गीली कंक्रीट के लिए, जो 1 क्यूबिक मीटर जो तैयार कंक्रीट होती है, कंक्रीट के लिए 1.52 क्यूबिक मीटर ड्राई मोर्टार लिया जाता है। सूखा मसाला मिलावा लिया जाता है। अगर 1 क्यूबिक मीटर तैयार कंक्रीट थी तो उसके लिए जो सूखा मिलावा लिया था हमने कितना लिया था? 1.52। जब हमने 1.52 क्यूबिक मीटर लिया सूखा मिलावा, तब वो जाके गीला होके 1 क्यूबिक मीटर हो गया। इसका मतलब ये है, जब हम 1.52 क्यूबिक मीटर सूखा मसाला लेके चले थे, इतना 1.52, तो सब पानी मिला के वो 1 हो गया। तो ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जाता है कि 1 क्यूबिक मीटर तैयार कंक्रीट के लिए कितना मिलावा लिया जाता है? कितना लिया जाता है? 1.52। यहीं पे वो पूछ सकता है
100 क्यूबिक मीटर के लिए कितना लिया जाता है? 100 क्यूबिक मीटर के लिए तो कितना हो जाएगा? आप इसमें 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे, 152 क्यूबिक मीटर। तो ये दोनों ही क्वेश्चन है आपके इम्पोर्टेंट है ऑब्जेक्टिव के लिए। डायरेक्ट अगर आपको ये पता ही है कि 50 से 55% बढ़ा कर लिया जाता है, पहली चीज इम्पोर्टेंट, तो आपने वॉल्यूम कैसे निकाल लिया? 1.52 कैसे आया? इस तरीके से, जिसमें ये जो क्वेश्चन है ये आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। 1.52 क्यूबिक मीटर सूखा मसाला लिया जाता है 1 क्यूबिक मीटर तैयार कंक्रीट के लिए। 100 क्यूबिक मीटर की बात करें तो 152 क्यूबिक मीटर लिया जाता है। तो ये तो हो गया, हमने इतना लिया। अब हम सूखे मसाले कैसे ज्ञात करेंगे? तो इसका एक फॉर्मूला होता है वॉल्यूम ऑफ ड्राई मोर्टार। इसका एक शॉर्ट फॉर्मूला है, शॉर्टेड फॉर्मूला। अगर हम वॉल्यूम ऑफ ड्राई मोर्टार को x मान लेते हैं तो x बराबर आपका आ जाएगा 1.52 इंटू में v अपॉन में a प्लस b प्लस c। अभी आपको ये फॉर्मूला समझ में नहीं आएगा कि चल क्या रहा है। इस फॉर्मूले से हम सीमेंट की, बालू की और गिट्टी की मात्रा ज्ञात कर सकते हैं। जहां पर ये जो v है ये क्या है? v है आपका ये वॉल्यूम जो आपको दिया गया होगा। ये आपको 1 क्यूबिक मीटर दिया जा सकता है, 10 क्यूबिक मीटर दिया जा सकता है या 100 क्यूबिक मीटर दिया जा सकता है। यहाँ ABC क्या है? हमारा सीमेंट कंक्रीट किसमें होती है? सीमेंट कंक्रीट की क्या होती है? ग्रेड। ग्रेड किस तरीके से होती है? अगर M15 की बात करें तो क्या होगी? 1, 2, 4। तो हम इसी अनुपात को A, B और C मान लेते हैं। जहां पर क्या है? A बराबर क्या है? सीमेंट, B बराबर क्या है? सैंड, बालू, और C बराबर आपकी बलास, गिट्टी। तो ये जो ABC है ये अनुपात है, 1 अनुपात, B अनुपात और C अनुपात। आपका कोई भी अनुपात हो सकता है, 1, 2, 4, 1, 1.5, 3, 1, 4, 8, 1, 5, 10, कोई भी अनुपात हो सकता है। तो आपको यहाँ रखना है। और इसमें आपको पता है पहला सीमेंट होता है, दूसरा बालू और तीसरा गिट्टी होती है। तो इस बार हम देखते हैं कैसे निकालते हैं। एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। अगर हम M15 ग्रेड की ही बात करें, M15 ग्रेड की सीमेंट कंक्रीट है, एक क्यूबिक मीटर। तो 1 क्यूबिक मीटर सीमेंट कंक्रीट जो कि M15 ग्रेड की है, उसमें सीमेंट, बालू और गिट्टी की मात्रा बताइए। तो कैसे बताएंगे आप? आपके पास फॉर्मूला ये है जिसमें आपको पता है 1.52 कहाँ से आया? गीले मिलावे को उसमें 50% और ऐड करके 52%। तो इसको फॉर्मूले को हम डायरेक्ट रखेंगे 1.52 इंटू में v अपॉन a प्लस b प्लस c। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए इसका अनुपात, M15 ग्रेड का अनुपात। और हाँ, ऑब्जेक्टिव में एस्टीमेट में इनके अनुपात का प्रोपोर्शन भी पूछा जा सकता है कि M20 ग्रेड का अनुपात कितना होता है। तो क्या होता है? 1, 1.5, 3। तो आपको ये सारे ग्रेड्स के प्रोपोर्शन याद रखने हैं। M15 ग्रेड का क्या होता है? 1, 2, 4। वॉल्यूम हमारा कितना है? 1 क्यूबिक मीटर। 1.52 इंटू में 1 अपॉन 1 प्लस 2 प्लस 4। तो ये वैल्यू आपकी आ गई 0.217 क्यूबिक मीटर। 0.217 क्यूबिक मीटर। ये तो आपकी टोटल वॉल्यूम आ गई। अब हमें निकालना है सीमेंट के लिए। तो सीमेंट के लिए क्या करेंगे हम? ये हमने इसको x माना था फॉर्मूले को अपने को यहाँ पर। तो सीमेंट का अनुपात क्या है? ये A, जिसको हमने A माना है। तो आप इसको फॉर्मूला बेस पे भी लिख सकते हो। सीमेंट की मात्रा, वॉल्यूम ऑफ सीमेंट, x इंटू में A। x कितना निकला? 0.217 इंटू में A कितना है? 1। तो सीमेंट की मात्रा कितनी आ गई? 0.217 क्यूबिक मीटर।
पर आपको पता है कि हमारा जो सीमेंट होता है वो किस में होता है, बोरे में। यहाँ हमने क्यूबिक मीटर में निकाली है 0.217 में। तो इसको आप क्वांटिटी को किसी को बताएंगे तो कोई नहीं समझ सकता कितना सीमेंट खर्च हो रहा है, क्योंकि हमें बोरे में निकालना है। तो देखते हैं तो बोरे में कैसे निकालते हैं। अगर आपके सीमेंट की बात करें तो एक बैग सीमेंट कितना केजी का होता है, एक सीमेंट के बोरे में कितने किलो सीमेंट होता है, 50 किलो। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, एक सीमेंट के बोरे में कितना सीमेंट का वजन होता है, 50 किलो। दूसरा आपका इस पर बनता है, एक क्यूबिक मीटर सीमेंट में कितने बोरे होते हैं, तो 30 बैग। एक क्यूबिक मीटर सीमेंट में आपके 30 बैग होते हैं। सीमेंट से रिलेटेड थर्ड क्वेश्चन आपका जो पुटअप होता है, डेंसिटी ऑफ सीमेंट। सीमेंट का घनत्व कितना होता है, 1440 केजी पर मीटर क्यूब। ये डेंसिटी ऑफ सीमेंट होती है। अब यहाँ से हम सीमेंट का वॉल्यूम निकालें, वॉल्यूम ऑफ 1 बैग। एक बोरे का आयतन कितना होगा, सीमेंट के एक बोरे का आयतन। तो आपको पता है डेंसिटी बराबर क्या होता है, मास अपॉन में वॉल्यूम। हम डायरेक्ट देख लेते हैं यहीं से कैलकुलेशन से। हमें क्या चाहिए, वॉल्यूम चाहिए 1 बैग का। तो वॉल्यूम बराबर क्या हो गया, मास अपॉन डेंसिटी। एक बोरे का मास कितना है, 50 किलो, और डेंसिटी कितनी है, 1440। तो जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 0.0345 मीटर क्यूब। तो वॉल्यूम ऑफ 1 बैग जो होता है वो होता है आपका 0.0345 क्यूबिक मीटर। ये सभी पॉइंट्स आपको सीमेंट से रिलेटेड याद रखते हैं कि एक सीमेंट में 50 किलो वजन होता है, एक क्यूबिक मीटर सीमेंट में 30 बैग होते हैं, सीमेंट का घनत्व 1440 केजी पर मीटर क्यूब होता है, और एक बैग का आयतन सीमेंट का 0.0345 क्यूबिक मीटर होता है। तो ये सीमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन थे। हम आते हैं अपने क्वेश्चन पे। हमें क्या है, ये हमें क्यूबिक मीटर में पता चला, इसको हमें किस में बनाना है, बोरे में। तो यहाँ से ये जो है, एक क्यूबिक मीटर सीमेंट में कितना था, 30 बोरा। ये कितना क्यूबिक मीटर है, 0.217। तो हम क्या करेंगे, 0.217 नंबर ऑफ बैग्स निकालने के लिए 0.217 इंटू 30 कर दीजिए, ये 30 है। तो आपकी क्या निकल आएंगे, नंबर ऑफ बैग्स। ये आए आपके 6.5 बैग। इसका वैल्यू कुछ 6.5 में आएगा, 51, जिसको हम सीधे सीधे क्या लिख देंगे, 6.5 बैग। क्योंकि पॉइंट में हम सीमेंट के बोरे को पॉइंट में नहीं दे सकते, इसलिए इसको सीधे आधा मान के चलेंगे। 6.5 बैग सीमेंट हमारा इसमें यूज हो गया। तो ये निकल आई हमारी सीमेंट की मात्रा इसी फॉर्मूले से। अब यहीं पर हमें सैंड की मात्रा निकालनी है, इसकी बालू की। तो बालू का अनुपात कितना है, ये B2। तो बालू के लिए जो फॉर्मूला बनेगा, जैसे x इंटू ए था, इसके लिए बनेगा x इंटू डी। जो भी आपकी क्वांटिटी निकली थी, ये 0.217, इसमें इंटू कर देंगे आप b का, किसका, 2 का। तो ये क्वांटिटी आपकी आ जाएगी सैंड की। इसी तरीके से आप ब्लास्ट की निकाल सकते हैं, x इंटू सी, 0.217 इंटू 4। तो इस तरह से आपकी सारी क्वांटिटी निकल आएंगी, सीमेंट की, सैंड की और ब्लास्ट की। तो जो आपको वहाँ टेबल में याद करना पड़ रहा था, वो आप यहाँ प्रोपोर्शन से डायरेक्ट क्वांटिटी निकाल सकते हैं, अगर आपको निकालने का मेथड आता है तो। ये सिर्फ आपका 3 मिनट कंज्यूम करेगा, इससे ज़्यादा क्वेश्चन कंज्यूम नहीं करेगा, और आप सारी क्वांटिटीज निकाल सकते हैं। सीमेंट कंक्रीट के बाद हम देखते हैं ब्रिक मेसोनरी की।
अब हम ब्रिक वर्क की बात करते हैं। ब्रिक वर्क की क्वांटिटी कैसे निकालते हैं? ईंट चिनाई की, अगर ईंट का कर रहे हैं तो ब्रिक वर्क में क्या है, कोई दीवार है आपकी और आपको उसमें क्या निकालना होगा, क्या क्या मटेरियल यूज हुआ है, ईंट, सीमेंट और बालू। इसके अंदर क्या यूज होता है, सीमेंट कंक्रीट तो यूज नहीं होता है ना, सीमेंट मोर्टार, मतलब सीमेंट मसाला यूज होता है इसके अंदर। सीमेंट मोर्टार के लिए जो फॉर्मूला होता है आपका ड्राई वॉल्यूम निकालने का, x इक्वल टू वो होता है 1.25 इंटू में v अपॉन में a प्लस b। अब यहाँ पर c नहीं है क्योंकि इसके अंदर गिट्टी नहीं है, इसके अंदर क्या है, सीमेंट और बालू। सीमेंट और बालू का अनुपात होता है, इसलिए जो सीमेंट मसाला होता है किस अनुपात में दिया जाता है, 1:3 में, 1:4 में, 1:6 में, 1:5 में। तो इस तरीके से सीमेंट और बालू का अनुपात है। तो ये फॉर्मूला क्या बन गया, a प्लस बी, यहाँ c नहीं है। और दूसरा इसके लिए हम कितना ऐड करते हैं एक्स्ट्रा, 25% एक्स्ट्रा ऐड करते हैं। किसका, ड्राई वॉल्यूम को जो है गीले मिलावे का 25% ड्राई वॉल्यूम निकालने के लिए ऐड करते हैं, जिससे हमारा ये फॉर्मूला बनता है x इक्वल टू 1.25 इंटू वी अपॉन में a प्लस बी। तो सबसे पहले इसके लिए हम ईंटों को निकालते हैं कि अगर हमारी कोई दीवार 1 क्यूबिक मीटर की है तो उसमें कितनी ईंटों की आवश्यकता होगी। तो नंबर ऑफ ब्रिक्स कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ ब्रिक्स, क्या फॉर्मूला होता है, वॉल्यूम ऑफ वॉल, वॉल्यूम ऑफ वॉल अपॉन में नॉमिनल साइज ऑफ ब्रिक, नॉमिनल साइज ऑफ ब्रिक। तो इस तरीके से हम इससे क्या निकाल सकते हैं, नंबर ऑफ ब्रिक्स। तो वॉल्यूम ऑफ वॉल कितना है, 1। नॉमिनल साइज क्या होता है, ब्रिक में 2 साइज होते हैं। नॉमिनल साइज क्या होता है ब्रिक का, ब्रिक में 2 साइज होते हैं, स्टैंडर्ड साइज, दूसरा होता है आपका नॉमिनल साइज। ब्रिक का साइज क्या होता है, 19 सेंटीमीटर इंटू में 9 सेंटीमीटर इंटू 9 सेंटीमीटर। ये आपका क्वेश्चन है, इसको रिमेम्बर रखिएगा। ब्रिक का स्टैंडर्ड साइज, आपसे ईंट का साइज नहीं पूछा जाता, आपसे पूछा जाता है ईंट का स्टैंडर्ड साइज बताइए कितना होता है। वहां पर आपको ये भी ऑप्शन दिया होगा, या फिर ईंट का नॉमिनल साइज होता है आपका 20 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर। ये जो साइज है आपको ऑप्शन में हो सकता है दोनों दिए हो। अगर आपसे स्टैंडर्ड पूछा है तो आपको ये लिखना है, नॉमिनल पूछा है तो आपको ये लिखना है। नॉमिनल से इससे मतलब क्या है तो ये ईंट का ही साइज। जब हम दीवार को चिनाई में लगा देते हैं, ईंट को चिनाई के अंदर, तो ईंट का साइज ये था 19:9 का ये। लेकिन जब इसके अंदर मसाला भर गया, ये जो मसाला है इसके अंदर जब ऐड हो गया, तो हम मानते हैं कि 1 सेंटीमीटर यहाँ से, 1 सेंटीमीटर यहाँ से और 1 सेंटीमीटर यहाँ से इसमें बढ़ोतरी होगी। तो इसलिए जो इसका साइज है उसको हम क्या करते हैं, 1 सेंटीमीटर ये और 1 सेंटीमीटर ये और एक्स्ट्रा इसमें ऐड कर देते हैं। तो हमें नंबर ऑफ ब्रिक्स निकालने हैं दीवार के अंदर। दीवार में क्या है, मसाला लगा हुआ है, तो हम कौन सी ईंट का साइज लेंगे, मसाला लगी हुई ईंट का साइज, मसाला लगी हुई ईंट का साइज, क्योंकि ईंट मसाला लगी हुई है इसलिए। तो इससे हमारा जो वैल्यू कितनी निकल आई, 500 सेंटीमीटर को हम क्या करेंगे, मीटर में बना लेंगे। ये क्यूबिक मीटर है, इसको आप डायरेक्ट 0.20 0.10 इंटू में 0.10 लिख लीजिए। तो
तो नंबर ऑफ ब्रिक्स 1 क्यूबिक मीटर के लिए हमारी 500 निकल आई। और यहाँ पर ये ब्रिक्स के रिलेटेड ये क्वेश्चन याद रखना है कि नॉमिनल साइज ये होता है और स्टैंडर्ड साइज ये होता है। ये दोनों क्वेश्चन आपके इम्पोर्टेंट है। जब नंबर ऑफ ब्रिक्स निकल आती है तो अब हमें निकालना है सीमेंट मसाले की मात्रा। तो वॉल्यूम ऑफ सीमेंट मोर्टार, वॉल्यूम ऑफ सीमेंट मोर्टार, दीवार में सीमेंट मसाला कितना लगा। तो 1 क्यूबिक मीटर की दीवार थी, लेकिन सीमेंट मसाला 1 क्यूबिक मीटर में तो नहीं लगा, उसके अंदर ईंटें हैं, ईंटों के चारों तरफ लगा है ये। तो हमें तो सिर्फ ये मात्रा निकालनी है जो ईंट के चारों तरफ मसाला लगा हुआ है उसकी। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, टोटल वॉल्यूम, टोटल वॉल्यूम में से माइनस क्या कर देंगे हम, ईंटों की संख्या, नंबर ऑफ ब्रिक्स, नंबर ऑफ ब्रिक्स इनटू में यहाँ पर हमने जो लिया था वो मसाले के सहित हमने ईंटों का साइज लिया था, उसमें क्या था, मसाला भी ऐड था, लेकिन अब हमें मसाले की ही मात्रा निकालनी है। तो जो स्टैंडर्ड मतलब कि जो खाली ईंट होती है जिसमें कोई मसाला नहीं लगा है, यहाँ पर लेंगे हम स्टैंडर्ड साइज, स्टैंडर्ड साइज ऑफ ब्रिक। इस तरीके से हमें सीमेंट मोर्टार के लिए वॉल्यूम निकल आएगा। तो टोटल वॉल्यूम कितना है हमारा 1 माइनस नंबर ऑफ ब्रिक्स कितनी आई 500 इनटू में स्टैंडर्ड साइज क्या है हमारी ईंटों का 0.19 इनटू में 0.09 इनटू में 0.09, इसको हमने मीटर में बना दिया। और इस तरीके से जो हमारा वॉल्यूम निकल के आया 0.2305 क्यूबिक मीटर, ये हमारा सीमेंट मसाले का वॉल्यूम निकल आया। अब हमें क्या निकालना है, यहाँ से मसाले का निकला है। मसाले में क्या क्या है, सीमेंट और बालू, सीमेंट ऐड है और बालू ऐड है, सैंड। हमें इनकी मात्रा अलग अलग ज्ञात करनी है। वो हम किससे ज्ञात करेंगे, इस फॉर्मूले से। इस फॉर्मूले में आप क्या करेंगे, x इक्वल टू क्या लिखेंगे 1.25 इनटू में v आपका कितना है 1 क्यूबिक मीटर, v इक्वल टू दिया गया है 1 क्यूबिक मीटर अपॉन, सॉरी यहाँ 1 क्यूबिक मीटर नहीं आएगा, अब वॉल्यूम आपका ये आएगा 0.2305। यहाँ वॉल्यूम 0.2305 आएगा। और जो आपका प्रोपोर्शन दिया होगा, अभी तो हमारे क्वेश्चन में प्रोपोर्शन नहीं दिया है, मान लीजिए आपको 1/4 का मसाला दिया गया है, तो यहाँ आप क्या करेंगे 1/4 लिखकर अपना x की वैल्यू निकाल लेंगे। और जिससे हम सीमेंट कैसे निकालेंगे, सीमेंट निकालते हैं x इंटू ए, मतलब जो भी आपकी यहाँ वैल्यू आएगी उसमें आप इसका गुणा कर देंगे। और सैंड कैसे निकालेंगे, x इंटू बी, तो जो भी बी है आप x में गुणा कर देंगे 4 का, आपका सैंड की मात्रा निकल आएगी। इस तरीके से हम किसी भी दीवार में सीमेंट, सैंड और ईंट की मात्रा ज्ञात कर सकते हैं। जो भी हमने ब्रिक वर्क का जो निकाला था सीमेंट मसाले का वॉल्यूम, उसमें एक मिस्टेक है, जो वॉल्यूम हमने यहाँ पर निकाला वॉल्यूम ऑफ सीमेंट मोर्टार, बाय मिस्टेक इसके अंदर हम इसको करने से पहले, इसमें रखने से पहले ऐड करेंगे 15%, ऐड 15% एक्स्ट्रा फॉर फ्रॉग फिलिंग एंड जॉइंट फिलिंग। जो ईंटों में जो मसाला लग रहा है तो उसमें जो हमारा फ्रॉग होता है, ईंट के अंदर जो दिल्ला होता है, उसके अंदर भी कुछ सीमेंट घुसता है। तो उस सीमेंट के लिए हम इस मसाले में 15% और एक्स्ट्रा करते हैं। और ये क्वेश्चन है कि फ्रॉग फिलिंग के लिए कितना मसाला एक्स्ट्रा ऐड करते हैं, कितना ऐड करते हैं 15%। तो जो अब वॉल्यूम जो हमारा ये बी निकलेगा, कैसे निकलेगा, इस बी को 0.2305 में और ऐड कर देंगे 15% इसका। तो 15% कैसे होगा 0.2305 इंटू 15/100। ये आपका करने पे जो वॉल्यूम आएगा ये आया आपका 0.2647, जिसको हम बोल सकते हैं 0.27 क्यूबिक मीटर।
इस वॉल्यूम के लिए हम सैंड और सीमेंट का मात्रा ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पे जो वॉल्यूम रखेंगे 1.25 इंटू में 0.27 रखेंगे इस 0.23 की जगह पर। इतना और ऐड एक्स्ट्रा करके 15% और ऐड करके हम तब इसमें से सीमेंट और सैंड की मात्रा निकालेंगे अपने जो भी अनुपात होगा उस अनुपात के लिए। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, ब्रिक वर्क के सभी मसालों की निकाल सकते हैं। अगर दीवार पर प्लास्टर की बात हो रही हो तो प्लास्टर में क्या करेंगे, अगर दीवार पर प्लास्टर किया जा रहा है आपका प्लास्टर हो रहा है तो यूजुअली जो सिंपली प्लास्टर किया जाता है कितना मोटा किया जाता है, यूजुअली थिकनेस ऑफ प्लास्टर कितनी होती है 12 mm। अगर आपसे पूछा जाए कि नॉर्मली प्लास्टर की मोटाई कितनी रखी जाती है तो 12 mm रखी जाती है। तो प्लास्टर के लिए जो हम वॉल्यूम निकालते हैं एट 30% एक्स्ट्रा फॉर 12 mm थिक प्लास्टर, अगर दीवार पे आप प्लास्टर कर रहे हैं सीमेंट का तो उस प्लास्टर में अगर 12 mm मोटा है तो हम 30% और एक्स्ट्रा मसाला लेके चलेंगे। क्यों, जब दीवार पे प्लास्टर किया जाता है तो मसाला काफी नीचे भी गिरता है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं 30% और एक्स्ट्रा लेकर चलते हैं। तो क्वेश्चन 12 mm मोटे प्लास्टर के लिए कितना एक्स्ट्रा मसाला लेके चलते हैं 30% टोटल वॉल्यूम का। सेकंड, यदि आपकी थिकनेस at 20% extra for 20 mm thick plaster, अगर 20 mm मोटा आपका प्लास्टर है 20 mm मोटा प्लास्टर है तब हम कितना ऐड करेंगे 20% एक्स्ट्रा। और यदि आपका 6 mm थिक प्लास्टर है 6 mm मोटा पतला प्लास्टर किया है आपने तो कोई एक्स्ट्रा मसाला नहीं लेंगे, मसाला ऐड नहीं करेंगे। अगर 6 mm थिक प्लास्टर हो रहा है तो आप कोई भी एक्स्ट्रा मसाला ऐड नहीं करेंगे। ये तीनों पॉइंट याद रखने हैं क्वेश्चन के लिए। 12 mm मोटे के लिए 30% एक्स्ट्रा, 20 mm मोटे के लिए 20% एक्स्ट्रा एंड 6 mm मोटे प्लास्टर के लिए कोई एक्स्ट्रा मसाला नहीं लेते, जितना हम ले रहे हैं उतना ही लेंगे। तो और इसके लिए वॉल्यूम ऑफ सीमेंट मोटा कैसे निकलेगा, सीमेंट मसाले की ही बात हो रही है, प्लास्टर में भी क्या लगता है सीमेंट और बालू। तो इसके लिए भी सेम फॉर्मूला रहेगा 1.25 इंटू में V अपॉन में A प्लस B, क्योंकि सीमेंट और बालू यूज हो रही है। अगर हम इसमें एक क्वेश्चन देखें आपका, आपकी कोई दीवार है 12.8 स्क्वायर मीटर की जिस पर 12 mm मोटा सीमेंट प्लास्टर हो रहा है। ऐसे क्वेश्चन आपके आ सकते हैं ऑब्जेक्टिव के लिए भी कि आपको न्यूमेरिकल दिया होगा और आपसे सीधे डायमेंशन पूछ ले। तो अगर 12.8 स्क्वायर मीटर की वॉल है जिस पर 12 mm थिक सीमेंट प्लास्टर करना है एक 5 के मसाले का, तो बालू और सीमेंट की आवश्यक मात्रा ज्ञात कीजिए। यदि कोई दीवार 12.8 स्क्वायर मीटर की है जिसमें 12 mm मोटा प्लास्टर करना है, 1:5 का सीमेंट मसाला प्रयोग किया गया है, तो उस दीवार में प्रयोग सीमेंट एंड बालू की मात्रा ज्ञात कीजिए। तो हम कैसे ज्ञात करेंगे, सबसे पहले हम क्या ज्ञात करेंगे वॉल्यूम ऑफ मोर्टार, मसाले का आयतन। मसाले का आयतन कैसे निकालेंगे, आपकी ये दीवार है 12.8 स्क्वायर मीटर की,
क्योंकि प्लस्तर कैसा होता है, लंबाई और चौड़ाई में। लेकिन देखिए जब हम मसाले की बात कर रहे हैं और आयतन की बात कर रहे हैं, तो हमारा सीमेंट कितनी मोटाई में लगा हुआ है, 12.8। ये थिकनेस है प्लस्तर की, इतनी, कितना, 12 mm की। तो वॉल्यूम कैसे निकालेंगे, इस एरिया में इसको इनटू करके। 12.8 स्क्वायर मीटर का एरिया है, आप इसमें ऐड कर देंगे 12 mm को, हम मीटर में है तो सीधे मीटर में बना दीजिए, 0.012 मीटर बन गया। तो इसके करके जो आपका ये आया 1.152 क्यूबिक मीटर, ये तो हमारा वॉल्यूम आ गया मसाले का। लेकिन हम 12 mm मोटे प्लास्टर के लिए क्या करना है, 30% एक्स्ट्रा लेना है। तो इसमें हम क्या करेंगे, ऐड 30% एक्स्ट्रा फॉर 12 mm थिक प्लास्टर। इसका 30% और ऐड करेंगे, तो इसको तो लेना ही लेना है, पुराने वाले को 1.152 को इसमें ऐड करना है, प्लस करना है इसी का 30%, 1.152 का 30%। ये ऐड करके जो वॉल्यूम आएगा, उस वॉल्यूम के लिए हम सीमेंट मसाले को ज्ञात करेंगे। तो ये वैल्यू जो आपकी आएगी 1.152 प्लस में 30, ये आपकी आ गई 1.1497, इतना ही आया है। अब इसके लिए आप क्या करेंगे, अपना x निकालेंगे। x सीमेंट मोर्टार के लिए हमने क्या लिया है, ये 1.25 इंटू वी अपॉन में a प्लस बी। तो v यहाँ पर आपका कितना आ गया, 1.25 इंटू में v आया ये 1.1497 अपॉन में a प्लस बी, 1.5 का मसाला है, यहाँ रखकर आप अपना x निकाल लेंगे। इसी में आप अपनी सीमेंट की मात्रा भी निकाल सकते हैं। आपकी x जो आई वो आई 0.312 क्यूबिक मीटर, ये आपकी x आ गई। तो सीमेंट कैसे निकालेंगे हम, सीमेंट के लिए हमारा क्या फॉर्मूला है, x इंटू ए। तो ये जो x आई है 0.312 इंटू में हम a का रेशियो कितना है, 1 कर देंगे तो ये 0.312 क्यूबिक मीटर आ गया। अब इसको हमें किसमें बनाना है, नंबर ऑफ बेड में, नंबर ऑफ बेड। तो नंबर ऑफ बेड कितना हो जाएगा आपका 0.312 इंटू में 30 बराबर आपके आ जाएंगे 9 बेड। सेम ऐसे आप किसकी मात्रा निकाल लेंगे, अपनी सैंड की। तो सैंड की क्या होगी 0.312 इंटू 5, ये बराबर जो भी आपकी मात्रा आएगी क्यूबिक मीटर में, वो आपकी हो जाएगी सैंड की मात्रा। तो प्लास्टर के लिए हम सीमेंट और नंबर ऑफ सीमेंट बैग और बालू की मात्रा ज्ञात कर सकते हैं। सिर्फ हमें वॉल्यूम में क्या करना है, 30% या 20% और एक्स्ट्रा ऐड करना है। जो भी आपका एरिया दिया गया होगा उसमें 12 mm का या जो 20 mm होगी उसका मल्टीप्लाई करना है, तो वॉल्यूम निकल आएगा। और उसके बाद क्या करना है, ऐड करना है 30% एक्स्ट्रा। तो इस तरीके से आप न्यूमेरिकल कर सकते हैं सभी क्वांटिटीज को निकालने के।